दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है पॉलिटिकल साइंस का पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है हमारी। तो पूर्वावलोकन सीरीज में आज है डे 21 यानी 21वां दिन, और 21वें दिन का हमारा टॉपिक और टारगेट है आज का संसद का तीसरा पार्ट, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी आगे के सब्जेक्ट्स हैं उन सबके वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी करा रही हूँ पूर्वावलोकन सीरीज में, और पॉलिटिकल साइंस करा रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने क्रॉनिकल मैगजीन शुरू करी है मंथली, मई की। तो मई मंथली की आप क्रॉनिकल अगर मैगजीन करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं 4 पार्ट में करा चुकी हूँ, तो एक पार्ट में कंप्लीट करा रही हूँ उसका। तो आज चौथा पार्ट मैंने आज कंप्लीट कराया है, तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अब चलते हैं आगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसद, कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया। संसद उच्चतम विधायी संस्था है, हम सभी को पता है, और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, 368। ठीक है, तो संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है 368 के तहत। संसद के 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि सब के सब क्या होते हैं, वो संसद के अधिकारी होते हैं। ठीक है, कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, उन्मुक्तियों को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो ये अधिकार उसको मिला है अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, और ये बैठ जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? बैठ जाना। ठीक है, सदन के किसी सदस्य के द्वारा वो जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग। क्या कहलाता है? पक्ष त्याग, यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि क्या क्या कहलाता है, कौन से शब्द को अर्थ संसद में क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं शून्यकाल पे। तो 0 आवर किसको कहते हैं? तो भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है 0 आवर यानी शून्यकाल। ये अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। तो 109(1) कहता है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विधिनिष्ठ कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है अनुच्छेद 110 के तहत। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा जो धन विधेयक है वो राज्यसभा द्वारा पारित तब मान लिया जाएगा जब 14 दिनों तक कोई भी कार्यवाही जो है राज्यसभा नहीं करेगी उस पर। तो लोकसभा के द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, ठीक है, जब किसी विधेयक मतलब कि धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त, ठीक है, यानी इन दोनों की बात नहीं हो रही, 368 और धन विधेयक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तब जो है बैठक बुलाई। अनुच्छेद 118(4)
अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, यानी जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, उस समय राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, तो 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोध विधेयक पर, 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक हुई थी बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर, और 2002 में तीसरी संयुक्त बैठक हुई थी पोटा के लिए बुलाई गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी बैठक 3 बार बुलाई गई है, तो किस किस विषय पर बुलाई गई है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल, ठीक है, किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? ये इम्पोर्टेंट है। कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो हैं पीवाई नोट्स ख़त्म होते हैं, तो हमने फास्ट फॉरवर्ड में नोट्स कर लिए और अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। तो पीवाईक्यू हम आराम से करेंगे टाइम लेके। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो भाई राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। लोकसभा में लिखा है 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। अब एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो भाई वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है, नहीं। 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, बिल्कुल नहीं। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, बिल्कुल सही, यही होगा। ठीक है, तो आपका राज्यसभा वाला सही था और ये लोकसभा में आपका एक्स का मतलब होगा कि संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रश्न, लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अनुच्छेद 81 और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे अनुच्छेद 331 के तहत। संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा, जो कि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको आगे की क्लासेस में। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है।
तो भाई भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अभिभाषण करता है, या एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की देखो यही लिखा हुआ है, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये बात अभी हमने पढ़ी, तो ये तो भाई सही है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में क्या कथित है भाई? तो पहला दिया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो भाई ये तो गलत बात है, किसी न किसी सदन का तो सदस्य होता ही है ना? तो कौन से सदन का होता है? आपको याद है? लोकसभा का। याद है जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था? तो जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें क्या था उसकी योग्यताओं में कि उसे संसद के सदन लोकसभा का पात्र होना चाहिए। ठीक है, संसद के लोकसभा का सदस्य होने का पात्र होना चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। ठीक, तो पहला तो भाई गलत हो गया। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो भाई संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ये तो भाई सही है। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको पहला बताया, तो क्या ये पहला सही है? आंसर आप लोग देख रहे हैं ना, बी लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी सही है। ठीक है, दोनों कथन संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो मैंने जो राष्ट्रपति वाला बनाया, हो गया ना कंफ्यूज? तो जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब क्या क्या योग्यताएं थी, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मतलब गलत अगर कोई पढ़ा दे तो आप लोग पढ़ते चले जाओगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति। आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं गलत नहीं बताऊंगी। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। तो भाई संसद का हिस्सा होता है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों, संसद जो है वो राष्ट्रपति और संसद के लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, तो वो संसद का हिस्सा तो भाई राष्ट्रपति होता ही होता है। ठीक है, भारतीय संसद बनती है, तो भाई भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। तो 1, 2 और 3 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन उनमें टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भाई भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन जो है वो शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो भाई सही गठन चलो देख लेते हैं। तो सही गठन हमें क्या मिला? ये मिला, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद में सम्मिलित है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है,
नेक्स्ट, भारतीय संसद के घटक क्या हैं? तो भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप देख सकते हैं वो एक ही क्वेश्चन को कैसे तोड़ मरोड़ के बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो भाई राष्ट्रपति तो है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई यहाँ देख लेते हैं, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ये बात दी हुई है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना है? तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि 2 बार कम से कम संसद की बैठक होनी चाहिए, यानी 6 महीने में एक बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो अभी हमने देखा 6 महीने का, इससे ज़्यादा का नहीं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो भाई संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? चलिए बताइए, संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है? तो संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का। ये सारे के सारे जो है वो आपके इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें आप ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी चारों। तो संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति, उपसभापति जो कि अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में दिया गया है। और तो इस प्रकार क्या होगा आपका सारा ऑल आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। ठीक है ना, हमने अभी नोट्स में पढ़ा था। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद और अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी बार बाहर रह सकता है? तो 2 महीने के लिए। ठीक है, अनुपस्थित रहता है तो। ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो भाई 60 दिन तक अगर आप यानी कि 2 महीने तक अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो वो कौन सी थी? तो भाई वो थी राज्यसभा। क्या थी? राज्यसभा। तो सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वो लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, ये होगा, वो वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है।
उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाभ का पद परिभाषित किया गया, तो आपका पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, केवल 1 और 2 ही आपका सही है। ठीक है, तो संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निहरता से छूट प्रदान की गई। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निहरता के दायरे में बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा बताइए? तो लाभ के पद का निर्णय करेगा आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल और संघीय संसद, ये दोनों लाभ के पद का निर्णय करेंगे। नेक्स्ट, तो विश्लेषण 1 भाई, कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निहरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, तो इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निहर घोषित किया गया है, वो अपने लाभ के पद के कारण निहर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो भाई साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये जो है वो संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियों और पर छूट दे होते हैं और इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न है: अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार, अपनी स्वयं की प्रक्रिया और आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्य हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास या सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार, संसदीय समितियों के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुलाने मंगाने का विशेषाधिकार, संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार, सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 122। ठीक है, अनुच्छेद 122 में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है?
तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ये क्या हुआ? एक सेकेंड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न के कथनों में से कौन सा एक सही है? तो केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है लोकसभा में मनोनीत वाला पोर्शन हटा दिया गया है। नेक्स्ट, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो ये दोनों ही राइट है। नेक्स्ट, तो संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन जब आया तो उसके तहत संविधान 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, और यदि वो संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वो मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही ये भी कि ये तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक, नेक्स्ट, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त 250 के तहत राष्ट्रपति आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था के अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु बिल्कुल, ठीक है, संबंधित राज्यों की सहमति से बिल्कुल, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो ये भी सही। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सही होंगे, ये सभी है, तभी जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 253। एक सेकेंड, ये बार बार इसीलिए स्क्रॉल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना पेन लगा रखा है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना है, राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो ये बात सही होगी। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका 2 और 4 मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ये हम ऑलरेडी राज्यसभा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित उल्लेखित नहीं है विधि बनाने और अनन्य शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? तो अभी हमने बताया था कि ये घटना कहलाती है बैठ जाना, ठीक है। वो कहेगा कि आप बैठ जाइए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। मर्यादा का मतलब होता है विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। तो बार बार बोलते हैं अपनी मर्यादा में रहिए, ठीक है। पक्ष त्याग, तो सदन के किसी सदस्य के द्वारा वो जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतः प्रदर्शन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंत प्रदन कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो हमें मालूम है कि शून्यकाल का जो समय होता है वो होता है 12 से 1 बजे तक का, हमने पढ़ा था, ठीक है। और 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो चलो देख लेते हैं भाई। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। ये सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख यानी कि स्पेशल मेंशन के साथ 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में ये पूर्वोत्तर प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है, बताइए क्या इसमें? तो यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो हमने अभी बताया प्रश्नकाल के पूर्व का समय, ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है भाई, ठीक है। शून्यकाल हमारे भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक शून्यकाल की अवधि हो सकती है 1 घंटे की, ठीक है। इससे ज्यादा का शून्यकाल नहीं हो सकता। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो भाई प्रश्न उत्तर सत्र है, ठीक है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये द्वितीय वाचन में होती है, ठीक है। विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति और दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का ये प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक की तृतीय वाचन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक संशोधन सहित एक सेकेंड नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो भाई संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष भाई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर भाई संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो सभापतित्व करता है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो अभी हमने पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। तो हाँ, 108 में स्वीकृत है ये। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी सही है क्योंकि हम नोट्स में ये पढ़ चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? बिल्कुल नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तभी जो है संयुक्त अधिवेशन आयोजित। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में प्रथम जो है वो बैठक हुई थी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध को किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में जो है वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये सामान्य विधेयक की गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है आपकी साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के किसी एक पटल पर कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यक्तिगत यानी कि लैप्स हो जाता है, तो ये गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, तो यही वाला ऑप्शन चाहिए होगा। तो अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17वें के कारण व्यक्तिगत नहीं होगा। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये कथन है अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। 266 कहता है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे करे, और 300 कहता है कि संघ और राज्यों के नाम में वाद और कार्यवाहियाँ करी जाए, और 368 कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस भाई उपयुक्त में से किसी का भी नहीं होता है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार के द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अथोपाय द्वारा किए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है और ये संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त ना कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो वो है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है, भारत की संचित निधि पर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 267। नेक्स्ट, एक हो गया। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए जल्दी कर लेते, थोड़ा सा ये लंबा है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है वो राष्ट्रपति उसको व्यय कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो भाई धन विधेयक रट जाना चाहिए कि अनुच्छेद 110 के तहत है। ठीक है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति है। नहीं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो भाई ये तब माना जाएगा जब सारी बातें इसमें कंप्लीट होंगी, यानी भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी और किसी राज्य के खातों, लेखों और लेखा परीक्षकों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो भाई यहाँ पे तो लिखा है कि उपयुक्त, तो हम देख लेते क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कर से संबंधित उपबंध भाई सम्मिलित है, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध भी सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध भी सम्मिलित है, लेकिन जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित उपबंध सम्मिलित धन विधेयक में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक, तो भाई सही क्या नहीं है ये बताना है हमको। तो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये भी बात सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, नहीं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, बिल्कुल बुलाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही नहीं है, आपका 4 और ये आपका 5 गलत बोल दिया मैंने,
गड़बड़ हो गया, ये आपका 4 सही है, 5 आपका रॉन्ग है। सॉरी, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। 5 और 6 आपका जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो भाई धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ठीक है ना, ये धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो भाई धन विधेयक का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 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 लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक, रट लीजिए इससे ये क्वेश्चन। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ स्पीकर प्रमाणित करता है, इसके अलावा किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन करेगा? तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करके इधर उधर से पूछ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, स्पीकर। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा प्रस्तुत। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ये रट लो क्वेश्चन, धन विधेयक का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। धन विधेयक पेश किया जाता है तो धन विधेयक पेश किया जाता है केवल 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 लोकसभा में। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है कि कहाँ होती है? लोकसभा में, ये रट लो, गलत मत करना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये कथन सही है। ठीक है, केवल और केवल लोकसभा में, केवल वर्ड रट लो, केवल लोकसभा। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, केवल और केवल। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकेंड। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। ये भी रट लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको रट लेना है। नेक्स्ट। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक, और उसके बाद वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो अभी पढ़ा हमने, सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं और आते ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम। हर बार आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा हर एग्जाम में। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर वापस कर दो भाई इसको। ठीक है, नहीं करोगे तो स्वतः पारित कर लेंगे। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन का स्वीकार अथवा स्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है, नेक्स्ट। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट जो है वो आपका उल्लिखित नहीं है, शब्दावली संविधान में बजट दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो भाई संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती हैं? तो भाई संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है आपकी संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, ये आती है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी आती है। ठीक है, अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदान का प्रावधान, ये भी आता है। और संसद के वित्त विधेयक पर प्रस्तुत किया जाना, ये भी आता है। ठीक है, चौथा नहीं आता आपका। नेक्स्ट। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई हम विचार कर रहे हैं कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामादिष्ट है। तो बिल्कुल गलत। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया? बिल्कुल नहीं।
दोनों ही ऑप्शन गलत है आपके, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ राज्य को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है तो लेखानुदान बना है किसके लिए? बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, लेखानुमोदनों और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? तो भाई अंतर है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवाती दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं अब। व्यय का अनुमान किस रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान अनुदान का अनुरोध के रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट, चलिए लिख लेते हैं। समान वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं, तो समान वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। आपका बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पे चर्चा होती है, विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और फिर विधेयक को पारित किया जाता है, ठीक है। लेखा अनुदान वाला आपका नहीं होता इस चरण में, ठीक है। नेक्स्ट, संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ठीक है। कैसे? कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर और धन विधेयक पर, इन सभी पे, ठीक है। ये पूरे ही सही है चारों के चारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो भाई कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है संघीय बजट से है, ठीक है। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो है ये इसका उद्देश्य है। कौन सही सुमेलित नहीं है तो हमें यहाँ पे बताना है, तो हम पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो भाई पहला यही वाला सुमेलित नहीं है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भाई नीति निरमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, तो ये सही है। वित्त वहीता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, ये सांकेतिक प्रस्ताव में आता है, ठीक है। लेकिन लेखा अनुदान में आपका बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो भाई स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है। चलो आगे बढ़ो। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये रखती है आपके स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ठीक, पहला, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बस यही है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? तो ये उद्देश्य होता है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो भाई ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो भाई 15 से बढ़ाकर ये 20 कर दिए गए हैं, ठीक है, और 2015 से इसे 30 कर दिया गया है। इतने मुद्दे जो है अधिकतम 30 मुद्दे उठाए जा सकते हैं, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो गिलोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ये गिलोटिन का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही है। भारतीय संसद का सचिवालय जो है वो सरकार से स्वतंत्र है, ठीक है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, एक मिनट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करा दिया मैंने, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन थे इसमें, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट,
भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को, 13 मई 2002 को। ठीक है। वो कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1952 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे खत्म हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे संसदीय समितियाँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो मेरा पूर्वावलोकन सीरीज में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और स्टडी विद एनो को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उसे सब्सक्राइब कर पाएँ, तो दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, संसदीय समितियों पर कल। आपका दिन शुभ हो।